नमस्कार। श्रुतिपीडिया में आपका स्वागत है। आज 29 जनवरी 2026 है और आज हम द हिंदू अखबार में छपी कुछ बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण खबरों की गहराई में उतरेंगे। आज की खबरें असल में एक बड़ी कहानी कहती हैं। एक तरफ भारत यूरोप के साथ अपनी अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील को अंतिम रूप दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशिया के तनाव भरे माहौल में सुरक्षा साझेदारियां बना रहा है। और इन सब के बीच हमारा पड़ोसी चीन अपने आर्थिक मॉडल को बदल रहा है। और ईरान अमेरिका के बीच तनाव एक खतरनाक मोड़ ले रहा है। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा इसी संतुलन के बारे में है। एक ऐसा संतुलन जो भारत को अवसरों और खतरों के बीच साधना पड़ रहा है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और सभी दर्शक इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। चलिए, हमेशा की तरह दिन की शुरुआत एक मैप प्रश्न से करते हैं। आज का सवाल है, लियोन मतलब सिएरा लियोन, ये देश किस महाद्वीप में स्थित है? इसे दुनिया के नक्शे पर ढूंढे। इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। जब आप खुद मैप पर किसी जगह को ढूंढते हैं तो वो तस्वीर आपके दिमाग में बैठ जाती है और आप उसे कभी नहीं भूलते। सही बात है। तो चलिए आज की पहली और सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे एक स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन कहा जा रहा है, ये बातचीत तो कई सालों से चल रही थी, अक्सर अटक जाती थी। इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये डील हो गई? यही इस डील की सबसे खास बात है। ये बातचीत लगभग एक दशक से ज्यादा समय से चल रही थी और कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर दोनों पक्ष टस से मस होने को तैयार नहीं थे। लेकिन इस बार लगता है दोनों तरफ की सरकारों ने एक व्यवहारिक यानी एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाया है। उन्होंने समझा है कि एक परफेक्ट डील के इंतजार में एक अच्छी डील को खोना बेवकूफी होगी। अच्छा, और इस डील की मोटी-मोटी बातें क्या हैं? सुनने में आ रहा है कि यूरोप अपने बाजार भारत के लिए लगभग पूरी तरह खोल रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इस डील के तहत यूरोपियन यूनियन भारत से आने वाले 99.5% आइटम्स पर टैरिफ यानी सीमा शुल्क हटा देगा। 99.5%? जी, और इनमें से ज्यादातर पर तो ये टैरिफ डील लागू होते ही शून्य हो जाएगा। सोचिए, भारत की टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सब के लिए यूरोप का 27 देशों का अमीर बाजार खुल जाएगा। जाहिर है बदले में भारत ने भी कुछ रियायतें दी होंगी। हाँ, और यहीं पर भारतीय नेगोशिएटर्स की कुशलता दिखती है। भारत ने भी यूरोप के 97.5% निर्यातों पर टैरिफ कम करने का वादा किया है, लेकिन जो सबसे संवेदनशील मुद्दे थे उन पर बहुत चतुराई से काम किया गया है। जैसे कि ऑटोमोबाइल और शराब, इन दो मुद्दों पर तो हमेशा बात बिगड़ जाती थी। बिल्कुल। इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बहुत ही अनोखा कोटा बेस्ड सिस्टम अपनाया गया है। कोटा बेस्ड? ये कैसे काम करेगा? इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए ईयू हर साल सिर्फ एक तय संख्या में, जैसे 20,000 कारें बिना ज्यादा टैक्स के भारत भेज सकता है। अब BMW, मर्सिडीज या ऑडी जैसी कंपनियां इस कोटे का इस्तेमाल अपने सबसे महंगे लग्जरी मॉडल्स बेचने के लिए करेंगे, क्योंकि उसी में उन्हें सबसे ज्यादा फायदा है। अच्छा, इसका मतलब वो भारत में सस्ती कारें ज्यादा संख्या में नहीं भेज पाएंगी, जिससे मारुति या टाटा जैसी हमारी घरेलू कंपनियों को कोई बड़ा खतरा हो। ये तो काफी स्मार्ट तरीका है। एग्जैक्टली। इससे यूरोप की लग्जरी कार कंपनियों को भी भारतीय बाजार मिल गया और हमारे घरेलू उद्योग को भी सुरक्षा मिल गई। लेकिन जो असली जीत है वो है कृषि और डेयरी सेक्टर में। भारत ने इन दोनों क्षेत्रों को इस समझौते से पूरी तरह बाहर रखा है। हमारे किसानों और डेयरी उद्योग पर कोई आंच नहीं आएगी। और ये एक तरफा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईयू ने भी अपने कुछ संवेदनशील कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखा है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई तो कैच होगा। मैंने एक शब्द सुना है, CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कहा जा रहा है कि भारत इस पर कोई छूट नहीं ले पाया। ये क्या है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। CBAM को आप यूरोप का कार्बन टैक्स समझ सकते हैं। अगर भारत से कोई स्टील या एल्यूमिनियम कंपनी अपना माल यूरोप भेजती है और उसे बनाने में एक तय सीमा से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ है, तो यूरोप के बॉर्डर पर उस पर एक टैक्स लगेगा। मतलब हमारे प्रोडक्ट्स वहां महंगे हो जाएंगे। ये तो वाकई एक चुनौती है। तो फिर हमने इस पर समझौता क्यों किया? क्योंकि CBAM को लेकर EU किसी भी देश को कोई रियायत नहीं दे रहा था। ये उनके क्लाइमेट चेंज लक्ष्यों का हिस्सा है और वो इस पर अडिग थे।
लेकिन भारत ने यहाँ एक बहुत ही दूर की सोची है। हमने एक क्लॉज डलवाया है कि अगर भविष्य में ईयू किसी भी तीसरे देश को, मान लीजिए ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका को, सीबीएम पर कोई भी छूट देता है तो वही छूट अपने आप भारत को भी मिल जाएगी। बिल्कुल। तो हमने भविष्य के लिए अपना दरवाजा खुला रखा है। ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत लगती है। तो कुल मिलाकर यूपीएससी के नजरिए से देखें तो इसका क्या महत्व है? देखिए, ये जीएस पेपर 2 यानी बायलैटरल एग्रीमेंट्स और जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि भारत के लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, मतलब कपड़ा, चमड़ा जैसे उद्योग, उन्हें बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के बराबर का मौका मिलेगा। अच्छा, जिन्हें ईयू में पहले से ही ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला हुआ है? हाँ, तो अब मुकाबला बराबरी का होगा, जिससे भारत में नौकरियां बढ़ने की उम्मीद है। तो यूरोप के साथ ये आर्थिक साझेदारी भारत की एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन अर्थव्यवस्था सिर्फ व्यापार से नहीं चलती, सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। और सुरक्षा के लिहाज से भारत आजकल पश्चिम एशिया पर बहुत ध्यान दे रहा है, खास तौर पर सऊदी अरब के साथ। हाँ, और ये टाइमिंग बहुत दिलचस्प है। अभी कुछ ही दिन पहले भारत ने यूएई के साथ एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए, और अब रियाद में सऊदी अरब के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा वार्ता हुई है। मतलब भारत पश्चिम एशिया के दो सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं प्रतिस्पर्धी देशों के साथ अपने संबंधों को एक साथ मजबूत कर रहा है। बिल्कुल। यहीं पर मुझे एक बात समझनी है, सऊदी अरब और यूएई के बीच खासकर यमन के मुद्दे को लेकर काफी तनाव है, तो भारत दोनों के साथ एक ही समय में गहरी सुरक्षा साझेदारी कैसे कर रहा है? क्या एक पक्ष इससे नाराज नहीं होता? ये सवाल भारत की विदेश नीति की परिपक्वता को दिखाता है। भारत का नजरिया बहुत साफ है। हम किसी एक के खिलाफ दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं। हमारे दोनों देशों के साथ अपने अपने मजबूत रिश्ते हैं और साझा हित हैं। सऊदी अरब और यूएई दोनों भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है। हमारी तेल और गैस की जरूरतें यहीं से पूरी होती हैं। और वहां काम करने वाले लाखों भारतीयों का भी सवाल है। बिल्कुल। लाखों भारतीय इन देशों में काम करते हैं और हर साल अरबों डॉलर की रकम भारत भेजते हैं, जिसे हम फॉरेन रिमिटेंस कहते हैं। उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इस सुरक्षा वार्ता में भी आतंकवाद, कट्टरपंथ और टेरर फाइनेंसिंग जैसे मुद्दों पर बात हुई, जो दोनों देशों के लिए साझा खतरा है। तो ये एक तरह का कूटनीतिक संतुलन है, जहां हम अपने हितों को सबसे ऊपर रख रहे हैं। हाँ, और दोनों देश इस बात को समझते भी हैं। उन्हें भी भारत जैसे एक स्थिर और बड़े पार्टनर की जरूरत है। ये जीएस पेपर 2 के तहत पश्चिम एशिया की राजनीति पर भारत के हितों के प्रभाव से जुड़ा एक अहम टॉपिक है। संतुलन की बात चली है, तो अब उस पड़ोसी की बात करते हैं जिसके साथ संतुलन साधना सबसे मुश्किल है, चीन। भारत में चीन के राजदूत का एक लेख आया है जिसमें वो चीन की अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही गुलाबी तस्वीर पेश कर रहे हैं। हाँ, और किसी भी देश के राजदूत का लेख उसके देश का आधिकारिक पक्ष होता है, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है, लेकिन इसे क्रिटिकली एनालाइज यानी आलोचनात्मक दृष्टि से समझना और भी जरूरी है। लेख के मुताबिक 2025 में चीन की जीडीपी 5% की दर से बढ़ी है, जो कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा आंकड़ा है। लेकिन दिलचस्प बात आंकड़ों में नहीं बल्कि कहानी में है जो वो सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चीन का विकास मॉडल बदल गया है। बिल्कुल। उनका तर्क है कि चीन की अर्थव्यवस्था अब निवेश और निर्यात पर उतनी निर्भर नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। अब इसका मुख्य इंजन है डोमेस्टिक डिमांड यानी घरेलू मांग, जिसका अर्थव्यवस्था में 52% का योगदान है। वो दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, हम सिर्फ दुनिया को सामान बेचकर अमीर नहीं बन रहे, हमारे अपने लोग भी खूब खर्च कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, ये तो वो कहानी है जो चीन सुना रहा है। जमीनी हकीकत क्या इससे मेल खाती है? हम सब जानते हैं कि चीन का रियल एस्टेट सेक्टर, जो उनकी घरेलू मांग का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, वो एक बड़े संकट से गुजर रहा है। तो फिर ये नई डोमेस्टिक डिमांड आ कहां से रही है? यही तो $1 मिलियन या कहिए ट्रिलियन युआन का सवाल है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन अपने आर्थिक संकट की गंभीरता को छिपा रहा है। उनका एक और दावा है कि वो दुनिया में ओवर कैपेसिटी का निर्यात नहीं कर रहे, बल्कि हाई क्वालिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी का निर्यात कर रहे हैं। ये बेसिकली शब्दों का खेल है। इसे थोड़ा आसान करें, ओवर कैपेसिटी और हाई क्वालिटी कैपेसिटी में क्या फर्क है? ओवर कैपेसिटी का मतलब है कि आपने जरूरत से ज्यादा माल बना लिया है, जैसे स्टील या सोलर पैनल,
और अब आप उसे दुनिया के बाजारों में सस्ते दाम पर बेचकर यानी डंप करके खत्म करना चाहते हैं। जिससे दूसरे देशों के घरेलू उद्योग तबाह हो जाते हैं। सही कहा। अब वो कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक कारें या बैटरी जैसी हाई क्वालिटी चीजें बना रहे हैं जिनकी दुनिया को जरूरत है। लेकिन सवाल वही है, अगर आप अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा बनाएंगे तो वो भी तो एक तरह की डंपिंग ही होगी। और भारत के साथ जो हमारा विशाल ट्रेड डेफिसिट है, उस पर उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि वो जानबूझकर ट्रेड सरप्लस नहीं चाहते और वो भारतीय कंपनियों का स्वागत करते हैं कि वो चीन में अपना सामान बेचें। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। हाँ, लेकिन हकीकत ये है कि चीन का बाजार भारतीय कंपनियों के लिए आज भी बहुत मुश्किल है। जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते, ये सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी ही लगती है। तो सार ये है कि हमें चीन की बातों पर नहीं बल्कि उसके एक्शन पर ध्यान देना होगा। और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए प्रासंगिक है। बिल्कुल, हमें तैयार रहना होगा। तो एक तरफ चीन से आर्थिक प्रतिस्पर्धा का ये जटिल खेल चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया का एक और हिस्सा है जहां खेल नहीं बल्कि जंग की तैयारी हो रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब एक नए और खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ये बहुत ही चिंताजनक खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीधे सीधे धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि एक विशाल आर्माडा यानी जंगी जहाज़ों का एक बहुत बड़ा बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ये बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के नेतृत्व में है, जो अपने आप में कई छोटे देशों की वायुसेना से ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपने पोस्ट में 2025 में हुए एक पुराने हमले का भी जिक्र किया है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हाँ, और ये इस धमकी को और भी गंभीर बना देता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगला हमला इससे भी बहुत बुरा होगा। ये अब सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये एक तरह से सैन्य कार्रवाई की भूमिका तैयार करना है। इसका मतलब क्या है? क्या वाकई जंग छिड़ सकती है या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? ये दोनों हो सकता है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी और सैन्य तैनाती से गलती की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। एक छोटी सी गलतफहमी भी एक पूर्ण युद्ध में बदल सकती है। ईरान ने भी जवाब में कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो ऐसा जवाब देगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। और अगर भगवान न करे ऐसा कुछ होता है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? इसका भारत पर सीधा और विनाशकारी असर पड़ेगा। सबसे पहला असर होगा तेल की कीमतों पर। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल फारस की खाड़ी और हॉर्मुज की खाड़ी से होकर गुजरता है। युद्ध की स्थिति में ये रास्ता बंद हो सकता है और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। और सबसे बड़ी चिंता तो उस क्षेत्र में रहने वाले लाखों भारतीयों की होगी। वो सबसे बड़ा मानवीय संकट होगा। खाड़ी के देशों में लगभग 80 लाख भारतीय रहते हैं। उनकी सुरक्षा, उन्हें वहां से सुरक्षित निकालना, ये भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसलिए भारत हमेशा से इस क्षेत्र में शांति और बातचीत का पक्षधर रहा है। हम किसी भी तरह का सैन्य संघर्ष अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज की हमारी चर्चा एक ही धागे में पिरोई हुई है। भारत का वैश्विक मंच पर संतुलन साधने का प्रयास, यूरोप के साथ व्यापारिक समझौते से लेकर पश्चिम एशिया में सुरक्षा साझेदारी तक, और चीन की आर्थिक चुनौती से लेकर ईरान अमेरिका के तनाव तक। ये सब दिखाता है कि भारत की विदेश नीति अब कितनी जटिल और बहुआयामी हो गई है। हम एक ही समय में कई शतरंज की बिसातों पर खेल रहे हैं। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा एक तरह से भारत के लोकतंत्र की पूरी तस्वीर पेश करेगी। We will start from the top, सरकार के विजन से, और फिर हम हमारे गवर्नेंस सिस्टम्स की जमीनी हकीकत में उतरेंगे। उसके बाद हम उन लोगों को देखेंगे जो इस लोकतंत्र को चलाते हैं, यानी कि वोटर्स। और आखिर में हम हमारे इस विविध देश की एक मुख्य चुनौती पर बात करेंगे, भाषा और पहचान। तो आज हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़े 4 अहम विषयों को समझेंगे। पहला, विकसित भारत पर राष्ट्रपति का संसद के संयुक्त सत्र में संभाषण। दूसरा, केंद्र सरकार की सफाई कर्मचारी वर्कफोर्स में विभिन्न वर्गों के रिप्रेजेंटेशन पर आई नई रिपोर्ट। तीसरा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चुनावों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। और चौथा, तुलु भाषा को आधिकारिक दर्जा देने की मांग। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से, जो उन्होंने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अ जॉइंट सिटिंग में दिया। उन्होंने अपने संबोधन में सामाजिक न्याय,
राष्ट्रीय सुरक्षा और विकसित भारत जैसे बड़े मुद्दों पर जोर दिया। जी, और उन्होंने एक बहुत मजबूत अपील भी की। He urged all parliamentarians to stand united on these issues. हाँ, उन्होंने महात्मा गांधी, नेहरू, अंबेडकर से लेकर सरदार पटेल, जेपी, लोहिया और वाजपेयी तक का जिक्र किया। Exactly. The message was clear. वैचारिक मतभेदों के बावजूद राष्ट्र हमेशा पहले आता है। लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये भाषण सिर्फ एक औपचारिकता या पॉलिटिकल स्पीच जैसी लगती है। क्या ये वाकई परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है या ये बस एक रस्म है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सबसे दिलचस्प बात है इसका संवैधानिक महत्व, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस। दिस इज नॉट जस्ट अ फॉर्मेलिटी। अच्छा, सत्र की शुरुआत में होता है। मतलब ये प्रीलिम्स के लिए एक डायरेक्ट हाई वैल्यू फैक्ट है। बिल्कुल, इस पर सीधे सवाल बन सकता है। ठीक है, ये तो हुई प्रीलिम्स की बात, लेकिन मेंस के लिए इसमें क्या है? विकसित भारत जैसे नारे तो राजनीतिक लगते हैं। एक एस्पिरेंट इसे सरकारी नीति के ठोस सबूत के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकता है? A very important question. For mains, this address is a gold mine. Essentially, the president's address is a formal statement of the government's policy. एक तरह का ब्लूप्रिंट। Exactly. ये सरकार की नीतियों और आने वाले साल के विधायी एजेंडे, the legislative agenda, का एक ब्लूप्रिंट होता है। विकसित भारत 2047 जैसे कॉन्सेप्ट सिर्फ नारे नहीं है। तो फिर क्या है? ये सरकार के लॉन्ग टर्म विजन को दिखाते हैं और इन्हें जीएस पेपर 2 या एसए के जवाबों में सीधे कोट किया जा सकता है, ये दिखाने के लिए कि सरकार का लक्ष्य क्या है। और जो सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस का जिक्र हुआ, The mention of social justice directly links to our Constitution's preamble and fundamental rights. जब राष्ट्रपति कहती हैं कि सरकार दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, तो ये आर्टिकल 46, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा है, उसके एग्जीक्यूशन का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अच्छा, तो एस्पिरेंट इसका इस्तेमाल ये तर्क देने के लिए कर सकता है कि कार्यपालिका कैसे संवैधानिक दृष्टिकोण को लागू करने की कोशिश कर रही है। इसी भाषण के दौरान एक और बात हुई, जब राष्ट्रपति ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन का जिक्र किया, तो विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। क्या इसे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत मानना चाहिए? एब्सोल्युटली, इसे एक स्वस्थ क्रियाशील लोकतंत्र के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब ये हंगामा ठीक है? देखिए, विपक्ष का विरोध डिस्ट्रप्टिव लग सकता है, लेकिन यह संसदीय प्रक्रिया का एक मुख्य हिस्सा है। इट सिग्निफाइज पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, संसदीय जवाबदेही। जी, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है और विपक्ष याद दिलाता है कि जमीन पर बेरोजगारी जैसे असल मुद्दे भी हैं। दिस इज अकाउंटेबिलिटी इन एक्शन। तो एक तरफ राष्ट्रपति विकसित भारत की बात कर रही हैं, जो सरकार का विजन है। चलिए अब कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो बताते हैं कि इस विजन की जमीनी हकीकत क्या है। Yes, let's look at the data from the Department of Personnel and Training DOPT's annual report for 2024-25. यह रिपोर्ट हमें केंद्र सरकार की वर्कफोर्स की सामाजिक संरचना की एक बहुत ही बारीक तस्वीर देती है। एक मिनट, इस रिपोर्ट का जो हेडलाइन फैक्ट है वो तो चौंकाने वाला है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के ग्रुप सी सफाई कर्मचारियों में से 66% से ज्यादा SC, ST और OBC समुदायों से आते हैं, 2/3। इसका मतलब क्या निकाला जाए? दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल फाइंडिंग, और इसे समझने के लिए चलिए इसे दूसरे डेटा पॉइंट्स के साथ देखते हैं। हाँ, बताइए। टॉप टियर ग्रुप ए पदों में रिप्रेजेंटेशन है SCs का 14.2%, SCs का 6.54% और OBCs का 19.14%। ठीक है। और ग्रुप सी की नौकरियों में सफाई कर्मचारियों को छोड़कर ये है SCs 16.75%, STs 8.94% और OBCs 27.29%। तो आंकड़े तो दिखाते हैं कि आरक्षण की वजह से प्रतिनिधित्व तो मिल रहा है। OBCs का आंकड़ा तो 27% के आरक्षण को लगभग छू रहा है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या इस बात में है जो ये नंबर सीधे सीधे नहीं कहते। ये आंकड़े एक विरोधाभास दिखाते हैं, अ पैराडॉक्स। विरोधाभास कैसा? एक तरफ इट शोज दैट रिजर्वेशन इज वर्किंग इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, संख्या तो है, लेकिन दूसरी तरफ सफाई जैसे कामों में इतनी ज्यादा संख्या एक गहरे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की ओर इशारा करती है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब सामाजिक स्तरीकरण? जी, यानी ऐतिहासिक रूप से जो समुदाय समाज में जिस तरह के काम से जुड़े थे,
आज भी सरकारी नौकरियों में उन्हें काफी हद तक वही काम मिल रहा है। आपने सब्सटैंटिव इक्वालिटी जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए थे। ये यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। कैन यू ब्रेक दीज डाउन फॉर अस? सर्टनली। यहाँ हमें सब्सटैंटिव इक्वालिटी यानी वास्तविक समानता के विचार को समझना होगा। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सफाई कर्मचारियों में 100 में से 66 लोग आरक्षित वर्ग से हों। वो तो सिर्फ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। बिल्कुल। वास्तविक समानता को सवाल ये है, क्या उसी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को एक क्लर्क, एक अधिकारी या एक सचिव बनने का भी उतना ही यथार्थवादी मौका मिल रहा है? इसी को वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं। नीचे से ऊपर जाने की क्षमता। Exactly. So it's not just about getting a job, but what kind of job and the opportunity to grow. ये एक बहुत ही मजबूत एनालिसिस है। रिपोर्ट में एक और बात कही गई है कि इसमें EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कर्मचारियों का कोई डेटा नहीं है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? It's very significant. EWS कोटा एक relatively नई पॉलिसी है जो 2019 में लागू हुई। इसका प्रभाव, इसकी प्रभावशीलता और क्या ये सही समूह को लाभ पहुंचा रही है, इसका आकलन केवल डेटा के माध्यम से ही किया जा सकता है। और डेटा का ना होना? The absence of this data in such a detailed report is a major gap. हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि ये नई आरक्षण नीति जमीनी स्तर पर कैसे काम कर रही है। ये तो हुई सरकार और उसमें काम करने वाले लोगों की बात, लेकिन इस पूरी व्यवस्था की नींव तो मतदाता है, द वोटर। जी, और नेशनल वोटर्स डे के मौके पर जो लोकनीति CSDS सर्वे आया है, वो बताता है कि भारत का वोटर भी लगातार बदल रहा है। हाँ, ये GS पेपर 2 के लिए बहुत जरूरी है। टर्नआउट काफी स्थिर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है महिलाओं की भागीदारी में। सर्वे बताता है कि पुरुषों और महिलाओं के मतदान का अंतर, द जेंडर गैप, लगातार कम हो रहा है। दिस इज परहैप्स द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशियो-पॉलिटिकल शिफ्ट। महिलाओं की भागीदारी 2014 में 55.54% से बढ़कर 2024 में 56.78% हो गई है। इसने महिलाओं को एक शक्तिशाली, एक पावरफुल एंड डिस्टिंक्ट वोटिंग ब्लॉक बना दिया है। राजनीतिक दल अब उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। अब उन्हें खास तौर पर महिलाओं के लिए योजनाएं और घोषणा पत्र बनाने पड़ रहे हैं। ये बदलाव हो क्यों रहा है? इज इट जस्ट जनरल अवेयरनेस और आर देयर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स एट प्ले? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। चुनाव आयोग के SVEP प्रोग्राम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों ने जमीनी स्तर पर राजनीतिक चेतना बढ़ाई है। और सरकारी योजनाएं? और शायद सबसे महत्वपूर्ण, गैस सिलेंडर या महिलाओं के बैंक खातों में सीधे नकद हस्तांतरण जैसी लक्षित कल्याणकारी योजनाओं ने उन्हें सरकार से सीधे जुड़ाव का एहसास दिया है। सर्वे में एक और दिलचस्प बात है। 59% वोटर्स ने कहा कि वो अपना वोटिंग का फैसला खुद लेते हैं, बिना किसी के दबाव के। लेकिन ये आंकड़ा 2014 से स्थिर है। हाँ, तो क्या ये नहीं दिखाता कि वोट बैंक की राजनीति अभी भी बहुत मजबूत है? That's a great point for critical analysis. Yes and no. हाँ, सामुदायिक पहचान भारतीय राजनीति में एक मजबूत कारक बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर नहीं क्यों? नहीं इसलिए क्योंकि ये डेटा वोट बैंक की उस सरल धारणा को चुनौती देता है जिसे एक ही सामुदायिक नेता या परिवार का मुखिया नियंत्रित करता है। अच्छा। ये दिखाता है कि गुप्त मतदान, EVMs और VVPATs जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं ने व्यक्तिगत मतदाता को सशक्त किया है। वोटर को विश्वास है कि उसकी पसंद गोपनीय है। मतलब वोट बैंक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब राजनीतिक दलों को हर एक वोटर तक पहुंचना पड़ रहा है। किसी एक नेता के भरोसे नहीं रह सकते। Precisely. The era of the undisputed vote controller is fading. यह भारतीय लोकतंत्र का परिपक्व होना है। वोटर की अपनी पहचान की बात चली है तो भारत में पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भाषा से जुड़ा है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू आवर फाइनल टॉपिक। जी, कर्नाटक सरकार ने तुलु भाषा को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा, अ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, घोषित करने के पक्ष में अपना रुख साफ किया है। ये तो बहुत पुरानी मांग है। बिल्कुल। कन्नड़ और संस्कृति मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के मॉडल का अध्ययन करेगी, जहां उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया गया है। और तुलु के पक्ष में तर्क क्या है? तर्क मजबूत है। इसका 3000 साल से ज्यादा पुराना इतिहास है, इसकी अपनी लिपि है और ये गूगल ट्रांसलेट जैसे वैश्विक प्लेटफॉर्मों में भी शामिल है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या है? हाउ डज अ लैंग्वेज गेट ऑफिशियल रिकॉग्निशन? और संविधान की 8वीं अनुसूची इस संदर्भ में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
द 8th शेड्यूल इज द की हियर। संविधान बनाते समय ये तय किया गया कि भारत की भाषाई विविधता को सम्मान देना जरूरी है, इसीलिए 8वीं अनुसूची बनाई गई। इसमें अभी 22 भाषाएं हैं। जी, और अगर किसी भाषा को इसमें शामिल कर लिया जाता है तो उसे कई महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। जैसे कि व्हाट आर द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स? द बेनिफिट्स आर सब्सटैंशियल। उसे साहित्य अकादमी से मान्यता मिलती है, सांसद और विधायक उस भाषा का इस्तेमाल संसद और विधानसभाओं में कर सकते हैं। और एस्पिरेंट्स के लिए? और सबसे जरूरी, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इसे सिविल सेवा परीक्षा में एक माध्यम के रूप में चुना जा सकता है। तो ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक मांग नहीं है। ये तो सिर्फ एक भाषा का मुद्दा लगता है, या इसके पीछे रीजनल आइडेंटिटी और फेडरलिज्म की बड़ी राजनीति है? दिस इज अ क्लासिक केस स्टडी ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स विद इन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर। ये मांगे दिखाती हैं कि भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि अ कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। मतलब ये कल्चरल राइट्स का मामला भी है। बिल्कुल। तुलु को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भारत के संघीय ढांचे की परीक्षा भी है कि वह किस तरह से इन सांस्कृतिक आकांक्षाओं को जगह देता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज हमने सरकार के विकसित भारत के विजन से शुरुआत की, फिर नौकरियों की जमीनी हकीकत को परखा, बदलते हुए वोटर के मन को समझा और आखिर में भाषाई पहचान की राजनीति को देखा। जी, आज की हमारी चर्चा भारत के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी पहेली के इर्द गिर्द घूमेगी। एक तरफ है तेज विकास की जरूरत और दूसरी तरफ है पर्यावरण की जिम्मेदारियां। क्या ये दोनों रास्ते एक साथ चल सकते हैं? हमारे श्रोताओं, विशेषकर जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने कुछ बेहद महत्वपूर्ण स्रोतों को खंगाला है। आज हम 4 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से गहराई से जुड़े मुद्दों की पड़ताल करेंगे। पहला, भारत के औद्योगिक उत्पादन में आई 26 महीने की रिकॉर्ड तेजी। दूसरा, यूरोप का नया कार्बन टैक्स CBAM, जो हमारे निर्यात के लिए एक नई चुनौती है। तीसरा, देश के अंदर उद्योगों को दी जा रही पर्यावरण से जुड़ी रियायतें। और अंत में, ऊर्जा सुरक्षा के लिए देश की 2 सबसे बड़ी कंपनियों ONGC और रिलायंस का एक साथ आना। ये चारों कहानियां मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत उस खबर से करते हैं जो हर अखबार की सुर्खी है। दिसंबर 2025 में भारत का औद्योगिक उत्पादन यानी IIP 7.5% की दर से बढ़ा है। ये पिछले 26 महीनों में सबसे ऊंचा आंकड़ा है। पहली नजर में तो ये बहुत अच्छी खबर लगती है ना? बिल्कुल, ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही मजबूत संकेत है। देखिए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या IIP एक तरह से हमारी फैक्ट्रियों और औद्योगिक क्षेत्र का हेल्थ चेकअप है और 7.8% की वृद्धि बताती है कि स्वास्थ्य काफी अच्छा है। यह आंकड़ा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करता है। ये एक बुनियादी तथ्य है जिसे याद रखना जरूरी है, लेकिन असली कहानी इन आंकड़ों के भीतर छिपी है। और वो कहानी क्या है? मतलब इस ग्रोथ को ड्राइव क्या कर रहा है? क्या ये सिर्फ त्योहारी सीजन की वजह से एक अस्थायी उछाल है या इसके पीछे कुछ और ठोस कारण है? यही सबसे दिलचस्प सवाल है। अगर हम इस 7.8% को तोड़कर देखें तो 3 चीजें उभर कर सामने आती हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो हमारा सबसे बड़ा औद्योगिक हिस्सा है, 8.1% की दर से बढ़ा है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा सामान, जो दिखाता है कि देश में सड़कें, पुल और इमारतें बनाने का काम जोरों पर है। लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर है कैपिटल गुड्स सेक्टर में 8.1% की वृद्धि। एक मिनट, कैपिटल गुड्स मतलब वो मशीनें और उपकरण जिनसे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। इसका बढ़ना इतना जरूरी क्यों है? एग्जैक्टली। कैपिटल गुड्स में निवेश को अर्थव्यवस्था का भविष्य का निवेश माना जाता है। जब कोई कंपनी एक नई मशीन खरीदती है तो इसका मतलब है कि वो भविष्य में ज्यादा उत्पादन करने की योजना बना रही है। अच्छा, ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में विश्वास लौट रहा है, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट पॉजिटिव है। यह इस बात का भी संकेत है कि सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स पर जोर है और जो PLI जैसी स्कीम्स हैं, उनका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। यहाँ पर एक और बात जो स्रोतों में बताई गई है वो ध्यान खींचती है। ये 7.5% की ग्रोथ दिसंबर 2024 के 10.5% के मजबूत बेस पर आई है। आम भाषा में इसका मतलब समझाएंगे। इसका मतलब बहुत गहरा है। अर्थशास्त्र में एक चीज होती है बेस इफेक्ट। अगर पिछले साल किसी महीने में ग्रोथ बहुत कम थी तो इस साल थोड़ी सी भी बढ़त बहुत ज्यादा प्रतिशत में दिखेगी। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। पिछले साल का बेस पहले से ही बहुत मजबूत था।
उस ऊंचे बेस के उपेस के 0.8% की छलांग लगाना यह साबित करता है कि यह कोई आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि एक जेन्युइन इंडस्ट्रियल रिवाइवल है। मतलब एक वास्तविक तेजी है। एक वास्तविक तेजी है, बिल्कुल। और नीति निर्माण के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। तो मतलब देश की औद्योगिक मशीन पूरी रफ्तार से दौड़ रही है, लेकिन जब यही रफ्तार दुनिया के दरवाजे पर, खासकर यूरोप के बाजार में पहुंचती है, तो उसे एक नई दीवार का सामना करना पड़ता है। एक ऐसी दीवार जिस पर पर्यावरण लिखा है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला मुद्दा, CBAM। आपने बिल्कुल सही तरीके से दोनों मुद्दों को जोड़ा है। CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये यूरोपीय संघ की एक क्रांतिकारी और उतनी ही विवादास्पद नीति है। इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। यूरोप कह रहा है कि अगर आप हमारे देश में कोई ऐसा सामान बेचना चाहते हैं जिसे बनाने में बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ है, जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम या सीमेंट, तो आपको बॉर्डर पर एक कार्बन टैक्स देना होगा। तो ये एक तरह का ग्रीन पासपोर्ट हुआ सामान के लिए। अगर आपके प्रोडक्ट के पास ये साबित करने का सर्टिफिकेट नहीं है कि वो कम प्रदूषण फैलाकर बना है, तो आपको एक एंट्री फीस देनी होगी। बहुत बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल यही बात है। ईयू का तर्क है कि हम अपने उद्योगों पर तो सख्त पर्यावरण नियम लगाते हैं जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है, लेकिन अगर दूसरे देशों से सस्ता माल बिना किसी कार्बन लागत के हमारे बाजार में आएगा तो ये हमारी कंपनियों के साथ अन्याय होगा। इस स्थिति को कार्बन लीकेज कहते हैं और CBAM को इसी से निपटने का एक हथियार बताया जा रहा है। लेकिन क्या ये हरी चादर में लिपटा हुआ संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म इन ग्रीन क्लोथिंग नहीं है? विकासशील देशों जैसे भारत के लिए तो ये एक नई तरह की बाधा है, एक नॉन टैरिफ बैरियर। हमारे निर्यातकों के लिए तो ये एक बड़ी चुनौती होगी। संगठन यानी WTO में चल रही है। भारत और दूसरे विकासशील देश यही तर्क दे रहे हैं कि यह कदम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सिद्धांत के खिलाफ है। CBDR। हाँ, CBDR यह सिद्धांत कहता है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने की जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से विकसित देशों की जिम्मेदारी ज्यादा है। CBAM इस सिद्धांत को नजरअंदाज करता है और ये निश्चित रूप से भारतीय निर्यातकों के लिए एक चुनौती है जिससे उनकी कॉम्पिटिटिवनेस प्रभावित हो सकती है। तो क्या इस भारत EU व्यापार समझौते में हम इस मुद्दे पर कुछ हासिल नहीं कर पाए? यहां पर भारतीय वार्ताकारों की परिपक्वता देखनी होगी। देखिए, CBAM एक ऐसी नीति है जिसे EU अपने सभी व्यापारिक भागीदारों पर लागू कर रहा है, तो भारत के लिए कोई विशेष छूट मिलना मुश्किल था। लेकिन स्रोत बताते हैं कि भारतीय टीम ने समझौते में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज डलवाया है। अच्छा, वो क्या है? और ये कि अगर भविष्य में EU किसी भी तीसरे देश को, मान लीजिए वियतनाम या ब्राजील को, CBAM पर कोई भी रियायत देता है, तो वो रियायत अपने आप ऑटोमेटिकली भारत पर भी लागू हो जाएगी। ये भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात, जहां पर्यावरण के नाम पर हम पर सख्त नियम लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या देश के अंदर भी पर्यावरण को लेकर ऐसी ही सख्ती है? दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कहानी थोड़ी अलग नजर आ रही है। सरकार उद्योगों के लिए पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियों को आसान बना रही है। हाँ, और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बड़ी पहल का हिस्सा है। पर्यावरण मंत्रालय ने कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। पहले उद्योगों को एयर एक्ट और वाटर एक्ट के तहत अलग-अलग आवेदन देने पड़ते हैं। अब इसे एक सिंगल एप्लीकेशन में बदल दिया गया है, जिससे प्रक्रिया सरल हो। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव बताया जा रहा है वो है कंसेंट टू ऑपरेट की वैधता को लेकर। पहले इसे हर कुछ साल में रिन्यू कराना पड़ता था, अब इसे एक तरह से स्थायी कर दिया गया है। बिल्कुल, अब एक बार मंजूरी मिलने के बाद ये तब तक वैध रहेगी जब तक उद्योग कोई बड़ा उल्लंघन न करे और मंजूरी रद्द न कर दी जाए। यहां तक कि सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली रेड कैटेगरी की इंडस्ट्रीज के लिए भी आवेदन प्रक्रिया का समय 120 दिन से घटाकर 90 दिन कर दिया गया है। अच्छा। सरकार का तर्क है कि इससे उद्योगों पर अनुपालन का बोझ, मतलब कंप्लायंस बर्डन, कम होगा। उन्हें बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वो अपने मुख्य काम पर ध्यान दे पाएंगे। इससे व्यापार में निरंतरता बनी रहती है। क्या इसका दूसरा पहलू ईज ऑफ पोल्यूटिंग तो नहीं बन जाएगा? आलोचक तो यही कहेंगे कि रिन्यूअल की शर्त हटाने से और प्रक्रिया तेज करने से पर्यावरण की निगरानी और जांच पड़ताल कमजोर पड़ सकती है। क्या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स पर से बोझ कम करने के चक्कर में हम पर्यावरण की कीमत चुका रहे हैं? और यहीं पर एक सिविल सेवा अभ्यर्थी के लिए विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है। ये विकास बनाम पर्यावरण यानी डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की क्लासिक बहस है। आपको दोनों पक्षों को समझना होगा। सही बात है।
सरकार का पक्ष है कि उन्होंने सिर्फ प्रक्रिया को सरल बनाया है, पर्यावरण के मानकों एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को कमजोर नहीं किया है। उल्लंघन करने पर आज भी कड़े दंड का प्रावधान है। लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरणविदों की चिंता भी जायज है। भारत में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के पास पहले से ही स्टाफ और संसाधनों की कमी है। ऐसे में जब रिन्यूअल की प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी तो क्या वे सक्रिय रूप से उद्योगों की निगरानी कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में ही मिलेगा। मतलब एक संतुलित उत्तर में इन दोनों दृष्टिकोणों का जिक्र करना जरूरी है। बहुत जरूरी है। हमने अब तक औद्योगिक उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दबाव और घरेलू पर्यावरण नियमों की बात की। ये सब गतिविधियां जिस एक चीज पर निर्भर है वो है ऊर्जा। बिना ऊर्जा के कोई फैक्ट्री नहीं चल सकती। और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक समझौता हुआ है। देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी ONGC और निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज एक साथ आ रही हैं। ये सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि एक बेहद रणनीतिक कदम है। ये दोनों कंपनियां जो दशकों से एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही हैं, अब भारत के पूर्वी तट पर खासकर कृष्णा गोदावरी यानी KG बेसिन और अंडमान के गहरे समुद्र में मिलकर काम करेंगी। ये वो इलाके हैं जहां तेल और गैस खोजना बहुत मुश्किल और बेहद खर्चीला होता है। तो ये समझौता किस बारे में है? क्या वो मिलकर कोई नई कंपनी बना रहे हैं? नहीं, ये एक संसाधन साझा करने का समझौता है, एक रिसोर्स शेयरिंग एग्रीमेंट। इसे ऐसे समझिए, गहरे समुद्र में ड्रिलिंग करने के लिए बहुत महंगे जहाज और रिग्स की जरूरत होती है। हो सकता है ONGC का एक जहाज किसी लोकेशन पर काम खत्म करके खाली खड़ा हो और पास में ही रिलायंस को उसकी जरूरत हो। अच्छा, तो वो आपस में शेयर कर लेंगे? हाँ, इस समझौते के तहत वे एक दूसरे के संसाधनों जैसे ड्रिलिंग रिग्स, समुद्री जहाज, पाइपलाइन, यहाँ तक कि तकनीकी सेवाओं का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका फायदा क्या होगा? लागत कम करने के अलावा भी कोई और रणनीतिक महत्व है इसका? लागत कम करना तो एक बड़ा फायदा है ही, जिसे अर्थशास्त्र में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। लेकिन इसका महत्व उससे कहीं ज्यादा है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब PPP का एक बेहतरीन उदाहरण है, वो भी ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्र में। जब देश की दो सबसे बड़ी और अनुभवी कंपनियां अपना ज्ञान और संसाधन साझा करती हैं तो इससे एक जबरदस्त सिनर्जी पैदा होती है। इससे घरेलू हाइड्रोकार्बन की खोज में तेजी आएगी, नई तकनीकें आएंगी और भारत की आयात पर निर्भरता, इंपोर्ट डिपेंडेंसी, कम होगी। लेकिन ये कंपनियां तो हमेशा से प्रतिस्पर्धी रही हैं। अब अचानक ये सहयोग क्यों? क्या कुछ बदला है? बहुत कुछ बदला है। पहली बात, सरकार की नीति अब प्रतिस्पर्धा से ज्यादा सहयोग को बढ़ावा दे रही है, खासकर राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में। दूसरी बात, डीप वाटर एक्सप्लोरेशन का जोखिम और लागत इतनी बढ़ गई है कि अकेले चलना किसी के लिए भी आसान नहीं है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, भारत अपनी 85% से ज्यादा तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। ये तो बहुत ज्यादा है। जी, ये हमारी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए एक बड़ी कमजोरी है। इस निर्भरता को कम करना अब एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है और ये समझौता उसी आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा और व्यवहारिक कदम है। इसे एक केस स्टडी के तौर पर देखा जाना चाहिए कि कैसे राष्ट्रीय हित में पारंपरिक प्रतिद्वंदी भी भागीदार बन सकते हैं। तो आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खत्म हो रही है। हमने देखा कि एक तरफ हमारी औद्योगिक विकास दर 26 महीने के शिखर पर है, दूसरी तरफ हमारे निर्यातकों को CBAM जैसे वैश्विक पर्यावरणीय नियमों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। देश के भीतर हम ग्रीन कंसेंट को सरल बनाकर व्यापार को सुगम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इन सब को ऊर्जा देने के लिए हम सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक नया मॉडल अपना रहे हैं। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ बेहद दिलचस्प डेवलपमेंट्स की गहरी छानबीन करेंगे और खास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि UPSC परीक्षा के नजरिए से इनमें क्या महत्वपूर्ण है। हमारे पास आज 4 अलग-अलग विषय हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष। जब इंसान वहां स्थायी रूप से बसना शुरू करेगा तो आविष्कारों पर हक किसका होगा? मतलब क्या धरती के पेटेंट कानून अंतरिक्ष में काम करेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है ये। बिल्कुल। दूसरा, एक ऐसी नई तकनीक के बारे में जानेंगे जो हीलियम गैस के लीक को सुनकर पता लगा सकती है। सुनने में ही कितना फैसिनेटिंग लगता है ना? फिर हम वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान की अविश्वसनीय विरासत को समझेंगे। एक ऐसा मिशन जिसने हमें हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों से मिलवाया। और आखिर में हम भारत की अपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की बात करेंगे, जो अब मिलिट्री के साथ साथ सिविलियन मार्केट में भी एक बड़ा कदम रखने जा रही है।
तो चलिए इन सब पर एक एक करके विस्तार से बात करते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं अंतरिक्ष के कानूनी दांव-पेच से। हम्म, नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है और दूसरे देशों की भी जो तैयारियां हैं चांद और मंगल पर बेस बनाने की, उससे एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो रहा है। हाँ, कि वहां पर की गई कोई भी नई खोज या इन्वेंशन, उसका मालिक कौन होगा? एग्जैक्टली। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि मौजूदा जो पेटेंट कानून है, जिन्हें हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ कहते हैं, वो टेरिटोरियलिटी के सिद्धांत पर आधारित हैं। सही बात है, मतलब एक देश की सीमा के अंदर ही उसका कानून लागू होता है। लेकिन 1967 की जो आउटर स्पेस ट्रीटी है, वो तो साफ कहती है कि चांद या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर कोई भी देश अपना नेशनल सॉवरेनिटी का दावा नहीं कर सकता। तो यहाँ एक सीधा टकराव है। एक तरफ कानून जिसे जमीन चाहिए, दूसरी तरफ अंतरिक्ष जहाँ कोई जमीन क्लेम ही नहीं कर सकता। तो फिर अभी इसका समाधान क्या है? जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कोई इन्वेंशन होता है तो? अच्छा सवाल है। अभी का जो सिस्टम है वो रजिस्ट्रेशन बेस्ड जुरिस्डिक्शन पे चलता है। रजिस्ट्रेशन बेस्ड, ये क्या होता है? मतलब अंतरिक्ष यान या स्पेस स्टेशन का कोई मॉड्यूल जिस देश के तहत रजिस्टर होता है, उसी देश का कानून उस पर लागू होता है, भले ही वो अंतरिक्ष में कहीं भी हो। ये तो एक वर्कअराउंड जैसा लगता है। बिल्कुल। और समस्या तब आएगी जब चांद पर मल्टीनेशनल क्रूज वाले परमानेंट बेस होंगे, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी साझा होगा। हाँ, मान लीजिए अलग अलग देशों के वैज्ञानिक मिलकर चांद की बर्फ से पानी निकालने की कोई नई तकनीक बनाते हैं, तो पेटेंट किस देश के कानून के तहत होगा? ये यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 और 3 के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चैलेंजेस इन ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ आउटर स्पेस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। Here's where it gets really interesting. इसमें और भी पढ़ते हैं। बिल्कुल। पहला है नॉन अप्रोप्रिएशन प्रिंसिपल। क्या जीवन के लिए जरूरी तकनीक जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम या पानी बनाने की तकनीक पर पेटेंट देना उस सिद्धांत के खिलाफ नहीं है जो कहता है कि अंतरिक्ष पूरी मानवता के फायदे के लिए है? मतलब ये एक नैतिक सवाल भी बन जाता है। हाँ, और दूसरा खतरा है रेगुलेटरी आर्बिट्राज का। अच्छा, जैसे समुद्री जहाज फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली। वैसे ही कोई कंपनी मजबूत पेटेंट वाले देश में R&D करके उस टेक्नोलॉजी को एक कमजोर पेटेंट कानून वाले देश में रजिस्टर्ड स्पेसक्राफ्ट पर डिप्लॉय कर सकती है। ओके, सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि स्पेस लॉ और IP लॉ के बीच एक बड़ा स्ट्रक्चरल मिसमैच है जिसे सुलझाना होगा। नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड्स जैसे समझौते कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, जुरिस्डिक्शन की नहीं। तो ये समस्या अभी सुलझी नहीं है। चलिए अब एक ऐसी तकनीक की बात करते हैं जो सुनने में साइंस फिक्शन जैसी लगती है। हीलियम गैस के लीक का पता लगाना। हाँ, हीलियम गैस जो MRI मशीनों से लेकर एरोस्पेस तक इस्तेमाल होती है, बहुत महंगी और दुर्लभ है, और इसका लीक पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए क्योंकि हीलियम एक केमिकली इनर्ट गैस है, मतलब ये दूसरी चीजों से रिएक्ट नहीं करती। और ज्यादातर गैस सेंसर्स केमिकल रिएक्शन पर ही काम करते हैं। बिल्कुल, इसलिए वो हीलियम को डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन नैनजिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नया सेंसर बनाया है जो केमिस्ट्री की जगह साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करता है। ये सचमुच लीक को सुनता है? ये काम कैसे करता है? इस सेंसर में एक खास ज्यामितीय पैटर्न, एक ज्योमेट्रिक पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है जिसे कागोमे लैटिस कहते हैं। कागोमे लैटिस? हाँ, ये एक खास तरह की संरचना है जो ध्वनि को अपने अंदर फंसा लेती है, उसे ट्रैप कर लेती है। अच्छा। जब हीलियम गैस इस लैटिस से गुजरती है तो वो साउंड की प्रॉपर्टीज को, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को बदल देती है और सेंसर इसी बदलाव को पकड़ लेता है। वाह, तो ये लीक की आवाज नहीं सुनता बल्कि हीलियम की वजह से आवाज में आए बदलाव को सुनता है। एग्जैक्टली। और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से ये बहुत जरूरी है। की टर्म्स जैसे कागोमे लैटिस और इसका एप्लीकेशन पूछा जा सकता है। ये एप्लीकेशंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। चलिए अब अंतरिक्ष में थोड़ा और दूर चलते हैं, एक ऐसे मिशन की कहानी पर जिसने हमें हमारे सौर मंडल की वो तस्वीरें दिखाईं जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। बात हो रही है वॉयेजर 2 की। हाँ, एक आम धारणा है कि वॉयेजर 1 पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन स्रोत में दिए गए क्विज से पता चलता है कि असल में वॉयेजर 2 पहले लॉन्च हुआ था 20 अगस्त 1977 को। अच्छा। हाँ, वॉयेजर 1 उसके 2 हफ्ते बाद 5 सितंबर 1977 को लॉन्च हुआ। वॉयेजर 1 का नाम इसलिए पहले आता है क्योंकि उसका रास्ता बृहस्पति और शनि तक छोटा और तेज था। आई सी।
और वॉयेजर 2 की सबसे बड़ी उपलब्धि। वॉयेजर 2 मानव इतिहास का इकलौता अंतरिक्ष यान है जो हमारे सौर मंडल के चारों गैस जायंट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून भी। यूरेनस 1986 में और नेपच्यून 1989 में इन चारों के पास से गुजरा है। If we connect this to the bigger picture, ये एक बहुत ही दुर्लभ ग्रहों की स्थिति प्लैनेटरी अलाइनमेंट के कारण संभव हो पाया था। हाँ, जो कई सालों में एक बार होती है। इसीलिए यूरेनस और नेपच्यून की जो भी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें हमारे पास हैं, वो लगभग सभी वॉयेजर 2 की ही भेजी हुई हैं। और अब तो ये हमारे सौर मंडल से भी बाहर जा चुका है। हाँ, नवंबर 2018 में वॉयेजर 2 ने इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया और इसकी खास बात यह है कि इसका प्लाज्मा साइंस एक्सपेरिमेंट यानी PLS आज भी काम कर रहा है। जबकि वॉयेजर 1 का ये इंस्ट्रूमेंट तो 1980 में ही खराब हो गया था। सही कहा, वो खराब हो गया था और इसी PLS की मदद से हमने पहली बार इंटरस्टेलर प्लाज्मा का तापमान और उसकी गति सीधे तौर पर मापी है। अमेजिंग। और हाँ, इसमें भी वॉयेजर 1 की तरह एक 12 इंच का गोल्डन रिकॉर्ड है। बिल्कुल, जिसमें पृथ्वी और मानवता की जानकारी भेजी गई है। एक कॉस्मिक मैसेज इन अ बॉटल आ रही है। क्या लक्ष्य है? हेल के चेयरमैन DK सुनील के अनुसार कंपनी का लक्ष्य है कि अगले 10 सालों में उसके कुल टर्नओवर का 25% सिविलियन मार्केट यानी नागरिक उड्डयन क्षेत्र से आए। 25%? ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये होगा कैसे? हाँ, वही मैं सोच रहा था। इसके लिए हेल रूस के SJ-100 एयरक्राफ्ट की लीसिंग और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करेगी। अच्छा। योजना के तहत शुरू में 10 SJ-100 विमान खरीदे जाएंगे और फिर अगले 3 सालों के अंदर भारत में ही इनका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। और इसका सीधा फायदा आम लोगों को कैसे मिलेगा? ये विमान भारत सरकार की यूडर्न स्कीम मतलब उड़े देश का आम नागरिक स्कीम का मुख्य आधार बनेंगे। अच्छा, तो ये रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करेंगे। बिल्कुल। इनकी रेंज 3,500 किलोमीटर है जो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी है। UPSC मेंस GS पेपर 3 के लिए ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक डिफेंस PSU अपनी मिलिट्री एक्सपर्टीज का इस्तेमाल सिविल सेक्टर को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया को मजबूत करने के लिए कर सकता है। इसे सिविल मिलिट्री कन्वर्जन्स कहते हैं ना? प्रिसाइसली, सिविल मिलिट्री कन्वर्जन्स। तो आज हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 4 अलग-अलग पहलुओं पर एक गहरी नजर डाली। अंतरिक्ष के भविष्य के कानूनों से लेकर भारत में HAL के नए लक्ष्यों तक। और हर क्षेत्र में नई संभावनाएं और नई चुनौतियां हैं। हाँ, और आज की चर्चा से एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है, जिस तरह HAL अपनी सैन्य विशेषज्ञता को नागरिक क्षेत्र में ला रहा है, क्या भारत के अन्य सामरिक क्षेत्रों जैसे परमाणु ऊर्जा या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, क्या उनकी नॉन सेंसिटिव तकनीकों का भी आम आदमी के फायदे के लिए और बेहतर कमर्शलाइजेशन किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। आपको हमारी ये गहरी छानबीन कैसी लगी? हमें अपना फीडबैक जरूर भेजें और भविष्य में ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चर्चा के PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद।